दीजिए। नहीं, बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा। लोक और शास्त्र का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है और दोनों में एक अंतर संबंध भी होते हैं। जैसा कि अभी व्याख्यान में कहा भी गया कि लोक अपने अनुभव पर आधारित होता है, इसीलिए शायद कबीर ने कहा था कि मुझे कागद लेखी पर विश्वास नहीं है, आँखिन देखी पर विश्वास है। यह जो आँखिन देखी है ये लोक का अपना अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने शास्त्र को चुनौती दी थी। कबीर की ही अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था, लोक को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखा था। लोक के असल में कई अर्थ हैं हमारे यहाँ, जैसे इह लोक, परलोक, तो लोक कई अर्थों में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं लोक के बारे में, वो एक लौकिक समाज जो हमारा है, जो लोक भाषा से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है, उससे हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी चूंकि लोक जो है वो अनुभव से जुड़ा हुआ है और अनुभव समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं, तो लोक का अनुभव और लोक का ज्ञान हमेशा बदलता रहता है। और जब भी कोई लोक से कोई अच्छी चीज आती है उभर करके, तो शास्त्र उसमें अपना शामिल भी उसे कर लेता है। तो मुझे लगता है कि लोक और शास्त्र में एक संबंध भी है, क्योंकि शास्त्र जब रूढ़ होने लगता है तो वहां पर लोक उसका विरोध करता है, और लोक में जब कोई नई चीज आती है तो शास्त्र उसे स्वीकार भी करता है। तो मुझे लगता है कि लोक और शास्त्र का एक बहुत ही बेहतर सामंजस्य है। खास करके भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जब हिंदी की बात हो रही है तो मैं बात कहना चाहूँगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। और हमारे यहाँ जो इतिहासकार थे, हिंदी के प्रारंभिक इतिहासकारों में जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने जब अचानक आदिकाल के बाद जब भक्ति काल को देखा और कबीर जैसे महत्वपूर्ण कवि को देखा, आगे जा करके तुलसीदास आते हैं और सूरदास आते हैं, इन महान कवियों को और बड़े कवियों को उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये घटा के छाई हुई अंधकार में एक बिजली की कौंध की तरह थी। हर तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में जो भक्ति युग है वो एक बिजली की कौंध की तरह है। वो कहाँ से आया, प्रकट हुआ, ये पता नहीं चला। और मुझे लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उस भक्ति आंदोलन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो इस बात को कहते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम आक्रांता थे और उसके कारण देश में एक निराशा और पस्ती थी और उसके कारण ये भक्ति आंदोलन आया। लेकिन आचार्य शुक्ल वहाँ पर गलत हैं। अगर पस्ती है, निराशा है, तो ईश्वर के प्रति फिर विश्वास कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि उनकी व्याख्या वहाँ पर सही नहीं थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ इससे। उन्होंने कहा कि जो हमारा शास्त्रीय ज्ञान था, समस्त शास्त्र जो हमारा था, वो ईसा की पहली शताब्दी के आसपास वो लोक की तरफ झुकने लगा था और लोक से एक संवाद निरंतर कर रहा था। वो शास्त्र का जो लोक से संवाद हुआ निरंतर पहली शताब्दी के आसपास, मुझे लगता है कि उसका परिणाम आगे चल करके भक्ति आंदोलन है। और उसमें खास करके जो महात्मा बुद्ध का जो चिंतन था, बुद्ध के जो विचार थे और बुद्ध की जो बात थी, वो भी मुझे लगता है कि सिद्धों के माध्यम से, नाथों के माध्यम से, वह जो एक शाखा थी वह भी कहीं ना कहीं लोक में बहुत प्रचलित थी, सिद्धों और नाथों की परंपरा। क्योंकि कबीर को अगर आप अचानक पढ़ेंगे तो लगेगा कि इतना विद्रोही चेतना कहाँ से आ गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भारत में कहीं आधुनिकता अगर सबसे पहली दिखाई पड़ती है तो वो भक्ति युग में दिखाई पड़ती है। मैं उस पश्चिम की सोच से मैं अलग हूँ, जब वो कहते हैं कि आधुनिकता जो है वो उनके यहाँ आने के बाद हुई। एक व्याख्यान दिया था इन्होंने, जब हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, ऑक्सफोर्ड में व्याख्यान दिया था मनमोहन सिंह ने,
और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने आकर के भारत को आधुनिक बनाने का काम किया, और वो मानते हैं कि अंग्रेजों के बाद आधुनिकता आई। लेकिन अगर सिद्धांत की बात भी करें तो मुझे लगता है कि जो कैपिटलिज्म है, आधुनिकता कैपिटलिज्म के साथ आती है, और कैपिटलिज्म के कई फेज होते हैं। उसमें एक व्यापारिक पूंजीवाद होता है, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद होता है, और तीसरा जिसको आज हम कॉरपोरेट पूंजीवाद हम कह रहे हैं। तो भारत में हमारे यहाँ जो 14वीं 15वीं शताब्दी का काल था, वो एक तरह से व्यापारिक पूंजीवाद के उदय का काल था, क्योंकि बनारस उस समय व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, और कबीर वहाँ एक तरह से जुलाहे का काम करते थे। तो एक तरह से कहीं न कहीं वो व्यापार में लगे हुए थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सारे के सारे भक्ति आंदोलन, संत भक्ति आंदोलन और निर्गुण भक्ति आंदोलन के जो कवि हैं, वो सब के सब शिल्पकार हैं। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई जूते का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, उसमें एक भी ब्राह्मण कवि नहीं है। पूरे संत भक्ति आंदोलन में एक भी क्षत्रिय कवि नहीं है, सब के सब हैं जो शिल्पकार वर्ग से आते हैं। तो भारत में एक नए तरह का व्यापारिक पूंजीवाद जो डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था, और पीछे से जो लोक की परंपरा आ रही थी, बौद्ध धर्म की परंपरा आ रही थी, वो सब आकर के आपस में मिलती है। और उसके सबसे बड़े पुरोधा, सबसे बड़े जो उसकी अभिव्यक्ति जिस व्यक्तित्व में होती है, वो कबीर है। और कबीर को मैं कहता हूं कि वो हमारे हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक पोएट है, क्योंकि कहा जाता है कि आधुनिकता की शुरुआत तर्क से होती है, रीजन के साथ होती है। जब भी काम करते हैं, जब भी बात करते हैं कबीर, तो वो तर्क से बात करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर के पूजने से ईश्वर मिल जाता है, वो तर्क कर रहे हैं, तो भाई हम पहाड़ को क्यों नहीं पूजें? फिर वो तर्क करते हैं कि नहीं, पहाड़ को क्यों पूजें, घर में चक्की है तो चक्की को पूजें। तो इस तरह से वो तर्क की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। उनके यहाँ कहीं भी धर्मांधता आपको नहीं दिखेगी, कहीं एक तरह से धर्मांधता नहीं दिखेगी। वो हिंदुओं को भी डांटेंगे, मुसलमानों को भी डांटेंगे, दोनों को डांटने का काम करेंगे। तो वही ये सब आधुनिकता की चीजें थी, वो सारी चीजें कबीर में आकर के मूर्तिमान होती है। और मुझे लगता है कि कबीर हिंदुस्तान की परंपरा के, लोक की परंपरा के वो बहुत बड़े कवि हैं, और भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवि हैं। क्योंकि विचार के स्तर पर मुझे लगता है, आधुनिकता के स्तर पर वो भक्ति काल के सारे कवियों से बहुत आगे हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ शास्त्र की बात नहीं है, उनमें लोक का अनुभव भी जुड़ा हुआ है, तर्क भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म की जो पूरी वैज्ञानिक परंपरा थी, मित्रों, हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें यह भी सोचना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है वो एक तरह से अनीश्वरवादी धर्म उसे कहा जाता था, और वो भी तर्क की बात करता था। उस काल में मुझे लगता है कि बौद्ध काल में जितना ज्ञान विज्ञान का विकास हिंदुस्तान में हुआ, मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे काल में नहीं हुआ। सर हिस्ट्री के बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ जो बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, वो बौद्ध युग में थे। हमारे बहुत आर्यभट्ट से लेकर के जो दूसरे बहुत सारे लोग थे, वो सब बौद्ध काल में सारा विकसित होता है। तर्क और ज्ञान का विकास बौद्ध काल में बहुत हुआ, और वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो सब लोक के माध्यम से कबीर तक आया, और वो एक नई तरह की आधुनिकता के माध्यम से शुरू हुआ। आगे चल करके जब हमारे यहाँ जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, तो उसमें भी लोगों ने कहा कि लोक जो है उसमें एक ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। अपनी भाषा को अगर नया बनाना है, शक्तिमान बनाना है, तो आपको लोक से जुड़ना होगा। और ये सबसे पहले भारतेंदु में आप देखेंगे, चनाजोर गरम बेचने वाला जो है, उसके धुन को लेते हैं, लोक धुन को लेते हैं, और उस लोक धुन पर अपने नाटकों में शामिल करते हैं उसको। चाहे वो चना बेचने वाला हो या दूसरे तरह के गान हो, लोक के गान को भारतेंदु अपने नाटकों में शामिल करते हैं। इसलिए भारतेंदु इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। लोक संगीत पर उनका एक लेख भी है, और लोक से जुड़ने की बात भी वो करते हैं। आगे चल करके देखते हैं, हमारा सबसे बड़ा आंदोलन जो अखिल भारतीय आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, ये प्रगतिशील आंदोलन। प्रगतिशील आंदोलन में भी आप देखिएगा कि लोग लोक से जुड़ने की बात करते हैं, चाहे वो नागार्जुन हो, व त्रिलोचन हो, या केदारनाथ अग्रवाल हो। इन सब की भाषा में जो नयापन है, वो लोक की उसी शक्ति के कारण है।
तो मुझे तो हमेशा लगता है मित्रों, आज भी लगता है कि अगर अपनी भाषा में ऊर्जा गढ़नी है, भाषा में रचनात्मकता गढ़नी है, तो लोक से आपको जुड़ना होगा। लेकिन कभी कभी लोक जो होता है उसको संस्कारित और शिक्षित करने की भी जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि ये जो शास्त्रीय ज्ञान बहुत सारे हैं उसको भी हमको लोक के भीतर ले जाना चाहिए। लोगों ने ये समस्या उठाई कि भक्ति आंदोलन में जो चीज चली थी और एक क्रांति आई थी, एक तरह से आंदोलन था वो पूरा का पूरा, वो आंदोलन खत्म क्यों हो गया? तो कहा गया कि वो आंदोलन जो उस समय था वो शहरों तक ही सीमित रह गया, बड़े बड़े जो व्यापारिक केंद्र थे उसी तक सीमित रह गए, वो गांव गांव तक नहीं फैले। मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि जो आधुनिक चिंतन है, आधुनिक विचार है, उसको हम लोक भाषा के माध्यम से, जन भाषा के माध्यम से उसको हम जनता तक नहीं ले जा पा रहे हैं। वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि इस बात को हम जिस दिन पूरा कर लेंगे कि हम अपने समस्त ज्ञान को, चिंतन को उस लोक तक हम ले जाएंगे, तब मुझे लगता है कि भारत में एक आधुनिक क्रांति और भारत का समाज एक नया समाज बन पाएगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि फिल्मों में जो भी गाने बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे लोक धुन होती है। चाहे वो ससुराल गेंदा फूल हो या कोई भी गाना हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लोक धुन होता है। तो लोक में मित्रों बहुत ताकत है, और जैसा कि मैंने कहा कि अजस्र स्रोत है, उस लोक से हमको जुड़ना भी है, उस लोक से हमको सीखना भी है, और उस लोक को भी हमें संस्कारित भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अरे नहीं नहीं, वैसा है नहीं, अगर मेरे पास जी जी नहीं, आप भक्ति आंदोलन पर रखिए, मैं 1 घंटा बोलूंगा। नहीं नहीं, वैसा है। सर की बात से एक बात याद आई, तो एक मिनट में अपनी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। असल में क्या है कि हम लोग, हमारा पूरा का पूरा जो इतिहास का ढांचा है, सब कुछ ढांचा है, वो सब हम विदेशों से लेते हैं। असल में उनके यहाँ जो मध्यकाल था, पूरे यूरोप का जो मध्यकाल है, उसको एज ऑफ डार्कनेस कहते हैं, है ना? तो वहीं से ग्रियर्सन ने लिया कि ये अंधेरे में, ये पूरे मध्य युग में, ये भारत में इतना आधुनिक कवि कैसे आ गया? तो वो कहते हैं कि बिजली की चमक है। भैया, आपके यहाँ जो मध्य युग होगा, क्योंकि वो धर्म युद्धों का काल है उनका, वो आपस में लड़ रहे हैं, पूरा यूरोप लड़ रहा है, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म आपस में लड़ रहे हैं, और वो कई साल तक वो युद्ध चलता है। तो धर्म युद्धों का काल है, जो पूरा का पूरा एज ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे का युग है। लेकिन भारत का जो मध्यकाल है वो एज ऑफ डार्कनेस नहीं है, वहाँ आधुनिक चेतना है, नई तरह के विचार हैं, और उस विचार को हमको इतिहास से जोड़ना चाहिए। अभी अगर मेरे पास समय रहता तो मैं इरफान हबीब की बात करता, मैं आपके पास सतीश चंद्रा की बात करता, और उनके इतिहास से जोड़ करके मैं साहित्य को बताता कि स्थिति क्या है। जोड़ेंगे।